बेहद खास शो और बेहद खास मेहमान। स्वागत करती हूँ विश्वफिन के सीईओ ऋषि मेहरा का और मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या का। आप दोनों का हमारी इस पेशकश में स्वागत है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि किस तरह से ये जो स्कीम है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको लॉन्च किया गया और कैसे इसको लेकर अब तमाम रणनीति आपको बनानी चाहिए। पीएम मोदी ने शुक्रवार को आरबीआई की 2 स्कीम्स को लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की खुदरा प्रत्यक्ष योजना यानी रिटेल डायरेक्ट स्कीम और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना यानी इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम की शुरुआत की है। आपको बता दें कि ये जो योजनाएं हैं कस्टमर सेंट्रिक पहल के तहत जो है वो शुरू की गई है। खासकर छोटे निवेशकों के लिए ये जो स्कीम है फायदेमंद हो सकती है। वहीं अगर हम लोकपाल योजना की बात करें तो ग्राहकों के हितों की रक्षा करने वाली इस योजना को लॉन्च करने के पीछे क्या क्या मकसद है और इसको आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आज आपको विस्तार से मनी मंत्रा समझाएगा। लेकिन सबसे पहले रिटेल डायरेक्ट स्कीम जिसका ऐलान किया गया था आरबीआई गवर्नर द्वारा कुछ महीनों पहले, उसको जो लॉन्च किया है पीएम मोदी ने, इसकी बारीकियों को हम समझते हैं। अर्नव जी, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले किस मकसद से मुझे बताएं इस स्कीम को लॉन्च किया गया है? आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इक्विटी मार्केट्स में एक्टिव है, वो धीरे धीरे करके म्यूचुअल फंड्स में भी एक्टिव है। लेकिन एक बड़ा कंपोनेंट जो है जिसे हम डेट मार्केट कहते हैं, जहां पर बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनका ट्रेडिंग होता है, तो वहां पर जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है रिटेल निवेशक का वो ना के बराबर है। तो इसीलिए कि इतना अगर भारत को अपना बॉन्ड मार्केट डेवलप करना है, उसे डीप बनाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो रिटेल निवेशक है वो भी उसका एक बड़ा हिस्सा बने। तो ये हिस्से और भागीदारी के तहत ये पूरा जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च किया गया है वो सिर्फ इसीलिए है ताकि एक आम निवेशक जो आज की तारीख में उसके पास इतने सारे विकल्प है, तो उसको जब एक डेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब वो सोचे तब उसके लिए उसके सामने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी निवेश का ऑप्शन डायरेक्टली उपलब्ध हो और वो भी एक लो कॉस्ट ऑप्शन हो। तो इस मकसद से ये पूरी स्कीम लॉन्च की गई है और अब निवेशक यहाँ पर अकाउंट खोल के निवेश कर सकते हैं। ऋषि, मुझे आप ये बताएं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जब हम बात करते हैं, इसको आसान भाषा में एक आम निवेशक कैसे समझे? हाँ जी, देखिए, गवर्नमेंट को कुछ पैसा चाहिए होता है अपने डेली काम करने के लिए। गवर्नमेंट इन स्कीम्स को लॉन्च करती है और म्यूचुअल फंड्स और उनके जरिए ये पैसा इकट्ठा करती है। गवर्नमेंट इस बात को अब ये पैसा गवर्नमेंट देती है और गवर्नमेंट एक फिक्स इंटरेस्ट इनकम या फिक्स इंटरेस्ट रेट डिफाइन करती है। तो ये गवर्नमेंट की ये बॉन्ड स्कीम्स होती हैं। और इस कस्टमर को ये समझना चाहिए कि जैसे वो फिक्स डिपॉजिट्स लेते हैं और उनमें एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है और उसके बेसिस पे उनको रिटर्न मिलती है, इसी तरह से गवर्नमेंट की बॉन्ड स्कीम्स है और गवर्नमेंट एक फिक्स रेट डिफाइन करती है और आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देती है। इससे पहले कि हम बताएं दर्शकों को कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है और इसको आप कैसे इसमें एनरोल कर सकते हैं, किस तरह खाता आपको खोलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि इस तरह की सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स का मतलब क्या है, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या आप इस तरह की स्कीम के जरिए निवेश करने के लिए सही निवेशक है या आपके लिए ये निवेश का विकल्प सही है या नहीं। तो मेरे ख्याल से बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है ये समझना सबसे पहला कदम होगा इस पूरी योजना को समझने की पहल में। तो अर्नव जी, बॉन्ड्स की बारीकियों में अगर हमें जाना हो, बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है ये पूरा मुद्दा लोगों के लिए समझना, लेकिन आसान भाषा में ही हम इसको समझेंगे। किस तरह के बॉन्ड्स होते हैं और अगर हम सरकारी बॉन्ड्स की बात करें या प्राइवेट कंपनियों की जरिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करें, इनमें क्या फर्क होता है? देखिए, बॉन्ड्स एक आसान भाषा में अगर आपको समझना है तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो दर्शाता है कि आपने किसी इंस्टीट्यूशन को पैसा दिया है जो आपको वापस मिलने वाला है। तो आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए पैसा दिया है। जैसे कि मान लीजिए आप फिक्स डिपॉजिट में आप एक तय समय के लिए पैसा रखते हैं, यानी कि वो 1 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है। उसी तरह बॉन्ड में आप पैसा लेंड कर रहे हैं एक इंस्टीट्यूशन को और वो आपको उस समय
खत्म हो जाने के बाद आपके पैसे लौटा देगा। और वो पैसों का इस्तेमाल करने के लिए जो बॉन्ड होता है वो एक इंटरेस्ट आपको देता है, यानी कि ब्याज देता है। तो वो फिक्स्ड रहता है, तो उसे फिक्स्ड रेट बॉन्ड कहते हैं। तो आपको वो ब्याज मिलेगा और एट मैच्योरिटी आपको अपना कैपिटल वापस मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बॉन्ड कौन इश्यू कर रहा है। अगर कोई कंपनी इश्यू कर रही है तो उसे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। अगर सरकार इश्यू कर रही है तो उसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मेन फर्क ये है कि गवर्नमेंट कभी भी अपने ऑब्लिगेशन पर, यानी कि इस बॉन्ड पे डिफॉल्ट नहीं करेगा। यानी कि जब आप पैसा सरकार को लेंड कर रहे हो तब आपको ये चिंता नहीं है कि मेरा पैसा वापस आएगा कि नहीं, क्योंकि सरकार तो आपको पैसा वापस देने ही वाली है। जबकि आप कोई कॉर्पोरेट को पैसा देते हैं तो आपको वो, यानी कि वो डर रहता है कि क्या ये कंपनी एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या मुझे वो पैसा लौटा सकेगी। क्योंकि अगर उस कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ी हुई है उस समय और वो ये लौटा नहीं सकती, तो आपको एक रिस्क होता है कि आपका कैपिटल भी वहां पर जा सकता है। तो मेन डिफरेंस यही है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में एक रिस्क होता है कि आपका कैपिटल वापस ना आए, जबकि वो सरकारी बॉन्ड में नहीं होता। और सरकारी बॉन्ड में आपको ये समझना है कि वो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि सरकारी बॉन्ड के कई प्रकार होते हैं। जिसे अगर हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो उसे ट्रेजरी इंस्ट्रूमेंट्स किए जाते हैं। यानी कि 91 डे के लिए अगर सरकार ने आपको एक बॉन्ड इश्यू किया है तो उसे ट्रेजरी बिल कहते हैं। 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, यानी कि एक साल से कम के इंस्ट्रूमेंट को ट्रेजरी बिल्स कहते हैं और एक साल से ज्यादा के इंस्ट्रूमेंट्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। अब भारत में अगर आप देखोगे तो 40 साल तक लंबे सरकारी बॉन्ड्स आपको मिलेंगे। ऑलराइट, लेकिन ऋषि अब जानना ज़रूरी है, बहुत सारी तरह के बॉन्ड्स होते हैं जिसमें विस्तार से हम बात करेंगे आगे चलकर शो में। लेकिन अगर मैं इन G-Secs की ही बात करूं तो इसे सरकार ने क्यों लॉन्च किया है इस योजना को, और मुझे इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ जी, देखिए आज की डेट में सरकार ने ये लॉन्च किया, जैसे बता रहे थे कि सरकार चाहती है कि रिटेल इन्वेस्टर हर चीज़ में इन्वॉल्व हो सके, उसको डायरेक्टली एक्सेस हो। अभी उसके थ्रू म्यूचुअल फंड के थ्रू एक्सेस है उसके पास। वो एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है जो आगे की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सरकार चाहती है कि डायरेक्ट कस्टमर जाके खुद भी ये इन्वेस्ट कर पाए। तो दो चीजें हैं कि ये लॉन्च इसलिए किया गया क्योंकि इसमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और आज की डेट में कुछ कस्टमर हैं जो सिर्फ फिक्स डिपॉजिट या फिक्स इंटरेस्ट रेट वाले स्कीम्स में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है। आप जब बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो एक आम आदमी को ये पता होता है कि मुझे 5% मिलेगा या 6% मिलेगा और इतने महीनों के लिए कर रहा हूं और ये मेरा इंटरेस्ट रेट रहेगा, और आपको एक बैंक का ट्रस्ट होता है। अब वही ट्रस्ट अगर आपको गवर्नमेंट कहे तो आपका ट्रस्ट उतना ही बढ़ जाता है, और गवर्नमेंट के लिए फायदा है कि वो कुछ लोगों पे ना डिपेंड रह के सारे के सारे देश के वासी हैं उनसे भी डायरेक्ट पैसा उठा सके, क्योंकि एक गवर्नमेंट का भी एक टारगेट है जो उनका काफी बड़ा टारगेट है इस साल के लिए करने के लिए, तो उनको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल सकती है और उसके कारण ट्रेडिंग भी थोड़ी आसान हो जाती है। ये बॉन्ड्स ट्रेडेबल होते हैं, तो इससे क्या है कि डेप्थ बन जाती है मार्केट में, और ये डेप्थ बनने के बाद सरकार भी एक अपना डिसीजन ले सकती है कब उसको पैसा चाहिए और कब नहीं चाहिए। वो दोबारा लॉन्च कर सकते हैं और उनको कुछ इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और कस्टमर के लिए ये रहता है कि वो अगर उनको इंटरेस्ट रेट सरकार दे रही है तो एक तो सिक्योर्ड है, और अगर आपको फिक्स डिपॉजिट के अलावा ये चॉइस भी मिल रही है जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट वहां से ज्यादा बेटर मिल रहा है, तो आपका एक चांस बन जाता है कि आप एक पोर्टल पे जाके डायरेक्टली ऑनलाइन करके इसका निवेश कर सकते हैं और आपको ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा और आपको सिर्फ फिक्स डिपॉजिट पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा और उसकी सिक्योरिटी उतनी ही बनी रहेगी। अर्नब जी, तो अब इस समझाइश के तहत मुझे ये बताएं कि इस योजना में कितने तरह के बॉन्ड्स हैं और इनकी अवधि क्या होगी मैच्योरिटी की। हम ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे आप खाता खोलें और कैसे खरीदें वो बाद में समझेंगे, लेकिन जिस तरह के बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हैं, उनकी मैच्योरिटी, उनका कूपन रेट, उन पर ब्याज दर क्या मिलेगा, ये सब चीज़ें मैं कैसे समझूं? देखिए, ये जो पूरी स्कीम है जिसमें रिटेल निवेशक डायरेक्टली ये सब इंस्ट्रूमेंट खरीद सकते हैं, उसमें 4 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स लिस्ट किए गए हैं, जिसमें से एक होता है ट्रेजरी बिल्स,
जो जैसे मैंने थोड़े देर पहले ही कहा कि ये 91 डेज से 1 साल तक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें सरकार लोगों से या इंस्टीट्यूशन से पैसा लेती है। दूसरा जो विकल्प वहां पर होगा वो है डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि 1 साल से लेके लंबी अवधि तक इश्यू किए जाने वाले बॉन्ड्स भी लोग यहाँ इस अकाउंट के द्वारा खरीद सकेंगे। तीसरा ऑप्शन जो है जिसे कहते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, जिसे आसान तरीके से हम समझे तो ये स्टेट गवर्नमेंट की बोरोइंग है। जो हम पहले बात कर रहे थे ट्रेजरी बिल्स और डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो दिल्ली की सरकार है वो इश्यू करती है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट जो बोरोइंग करते हैं उसे एसडीएल कहा जाता है। तो इसमें फर्क इतना ही है कि एक में सेंट्रल गवर्नमेंट आप उनको पैसा दे रहे हैं और इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का। तो आप इस अकाउंट के जरिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी ले सकते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल यहाँ पर एक रिटेल निवेशक को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के इश्यू किए गए कोई भी प्रकार के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसमें ये निवेश कर सकेंगे। अब निवेश कैसे करना है, बेचना कैसे है, मुझे मुनाफा कैसे होगा और इस पर टैक्स कैसे लगेगा ऋषि, ये सब बुनियादी बातें हैं जो कोई भी निवेश विकल्प चुनने से पहले आपके लिए समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब मान लेते हैं कि हमने ऑनलाइन खाता खोल दिया है और यहाँ पर रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट खोलना होगा, जिसकी बारीकियां हम बाद में समझेंगे। लेकिन ऑनलाइन बॉन्ड खरीदने के बाद अगर मुझे इनको बेचना हो तो मैं कहाँ बेचूंगी? हाँ जी, ये उसी पोर्टल पे जाके आप ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और अगर आपको चाहे कि अगर उनका वो आपको बीच में भी बेचना है, स्ट्रक्चर है और उनको वो ट्रेडेबल हो रहे हैं, तो आप उसी स्ट्रक्चर में जाके आप इनको सेल कर सकते हैं। कुछ आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, जब आप कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फोन का एक्सेस लें, उसी पे ओटीपी आके ये स्ट्रक्चर होगा। और अगर वो चीजें आप सारा कुछ ध्यान रख पाते हैं तो आप वहीं पे जाके, अगर आपको मुनाफा लग रहा है या आपको ट्रेड करना है उनको, तो आप उसी पोर्टल पे जाके इन सबको बेच पाएंगे। उसी पोर्टल पे ये एक्सेस है। अर्णव जी, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, टैक्स ट्रीटमेंट आपके होल्डिंग के हिसाब से होगा, यानी कि जिसपे अगर आपको इस पे कूपन रेट मिलेगा, यानी कि एक कोई भी सरकारी या कोई भी बॉन्ड हो तो उसपे 2 प्रकार की इनकम होती है। पहली तो जो कूपन रेट जिसे हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं वो आपको मिलता है, तो वो आपको नॉर्मल इंटरेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको शामिल किया जाता है और फिर उसे टैक्स किया जाता है। दूसरी प्रकार की जो इनकम आती है इस प्रकार के बॉन्ड्स में, वो होता है कैपिटल गेन या लॉस, यानी कि आपकी खरीद की जो कीमत है और आपकी सेलिंग प्राइस है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल गेन या लॉस होता है। तो वो आपके होल्डिंग पीरियड के आधार पे तय होता है। क्योंकि ये डेट इंस्ट्रूमेंट है तो अगर आपने 3 साल के पहले कोई कैपिटल गेन उसमें किया हुआ है तो उसे आपकी इनकम से जुड़ा जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स किया जाएगा। अगर आपने 3 साल के बाद कोई कैपिटल गेन किया हुआ है तो उस पर 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन लगेगा। अच्छा, तो इस योजना में एनरोल करने के लिए आपको रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट खोलना होगा। ये खाता हम कैसे खोलेंगे ऋषि? हाँ जी, ये एक वेबसाइट के थ्रू आप जाके वहाँ पे आप लिंक करिए, वहाँ पे जाके आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, आप अपनी डिटेल्स भरिए, उनके बेसिस पे ही आपका अकाउंट बहुत आसानी से RBI-retail-direct.in पे लॉगिन करके आपका आसानी से ये हो सकता है। उसमें आपको मोबाइल की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, KYC करना पड़ेगा और अगर आप रजिस्टर हो जाएंगे सेविंग अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा और आपका ये अकाउंट एकदम स्टार्ट हो जाएगा। इसके कुछ और तरीके भी हैं, आप एक मिस कॉल देके आप एक जाके वहां पे भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। और ये वो फैसिलिटीज भी हैं कि समझने के लिए इन्होंने कुछ कॉल सेंटर नंबर भी रखे हैं, ताकि आप अगर उसमें समझ पाएं तो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो कॉल सेंटर नंबर भी अवेलेबल है।
बढ़िया है। थोड़ा सा अभी हम कूपन रेट और इंटरेस्ट जो आपको मिलता है उस पर विस्तार से बात करते हैं। अर्नब जी, मुझे ये बताएं कि कितनी अवधि में कूपन रेट काउंट होता है और ओवरऑल कैपिटल गेन्स और टैक्स हमें कब काउंट करना चाहिए, मैच्योरिटी पर या उससे पहले? अगर कोई मैच्योरिटी तक नहीं रुकना चाहे तब किस तरह का टैक्स ट्रीटमेंट होता है, तब किस तरह से मेरी कमाई होगी या घाटा होगा? देखिए, कूपन रेट जो होता है वो इंटरेस्ट होता है जो ये सरकारी बॉन्ड्स या कोई भी अलग प्रकार के बॉन्ड्स आपको देते हैं। आपको एक चीज समझना होगा कि जब हम ट्रेजरी बिल्स की बात करते हैं, यानी कि 1 साल से कम इश्यू किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होते हैं उसे हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, उस पे कोई कूपन नहीं मिलता, यानी कि उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो आपको कम भाव के तौर पे दिया जाता है, यानी कि ये सिक्योरिटीज आपको डिस्काउंट पे इश्यू की जाती है। जबकि जो लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वहां पर आपको एक नॉर्मल बॉन्ड या नॉर्मल डिपॉजिट की तरह कूपन या इंटरेस्ट मिलता है। तो वो आपको सालाना 2 बार एवरी हाफ ईयर मिलेगा। तो जैसे कि आप नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट में पे आउट देते हैं, उसी तरह आपको हर 6 महीने जो लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज है उस पे जो ब्याज मिलेगा, जो फिक्स होता है, जो जब भी आप कोई ये सिक्योरिटी खरीदने जाए तो उसमें लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल 6.25% 2032 बॉन्ड, तो इसका मतलब ये होता है कि 6.25 जो है वो इस पे इंटरेस्ट रेट है, 2032 जो है वो इसकी मेच्योरिटी डेट है। तो इसी से आपको पता चल जाता है कि कितना इस पे कूपन रेट है। तो ये एक चीज होती है, तो वो आपको साल में 2 बार 6-6 महीने में मिलेगा। अब आपका एक दूसरा जो प्रश्न था वो ये है कि अगर हम मेच्योरिटी तक ना होल्ड करें तो क्या होगा। देखिए, आपने जो भी प्राइस पे खरीदा है, अगर आप मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपको जो बॉन्ड का फेस वैल्यू है वो मिल जाएगा। यानी कि मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड 99 में खरीदा है और उसका फेस वैल्यू 100 है, तो मेच्योरिटी तक होल्ड करने से आपको 100 मिलेगा। तो जो डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल गेन किया जाएगा। इसके सामने अगर आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप, क्योंकि आपको एक्सेस है कि सेकेंडरी मार्केट में आप उसे बेच सकते हैं, तो जैसे आप ट्रेडिंग शेयर्स में होती है उसी तरह ट्रेडिंग बॉन्ड्स में भी होती है। तो जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके शेयर्स बेचते हैं, उसी तरह आप ये अकाउंट में लॉग इन करके जो सेकेंडरी मार्केट है डेट का, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, वहां पर आप मेच्योरिटी के पहले अपना जो होल्डिंग है वो जाके बेच सकते हैं। अब जिस भाव पे आपने बेचा हुआ है वो भाव आपका सेलिंग प्राइस हो गया और उसको आपकी कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करके आपका कैपिटल गेन या लॉस तय किया जाएगा। तो इसमें भी आपको होल्डिंग पीरियड देखना है कि कितना है और उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिसाइड करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब तक आप बॉन्ड होल्ड करते हैं तब तक आपको जो कूपन मिलती है वही आपकी इनकम है, लेकिन जब भी आप बॉन्ड को बेचेंगे तभी आपका कैपिटल गेन या लॉस उभर के बाहर आएगा। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर ऋषि, अब अगर किसी को इस योजना के तहत बॉन्ड खरीदना हो तो किस तरह के बॉन्ड फिलहाल खरीदने चाहिए? क्या खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए वो अगला ही सवाल होगा, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत आपको देखना होगा कि क्या वाकई आपको इस तरह के निवेश विकल्प की ज़रूरत है अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन अगर कोई खरीदना चाहता भी है, क्योंकि यहाँ पर एक गारंटीड इनकम का बहुत बड़ा लालच होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद है, ख़ासतौर से अगर मैं वरिष्ठ नागरिकों की बात करूं, क्या उनके लिए आप ये बॉन्ड रेकमेंड करेंगे? कुछ खरीदना हो तो किस तरह का बॉन्ड खरीदे, कितनी अवधि का खरीदे? देखिए, जैसे कि हम ये देखना चाहते हैं कि हाँ, आपने बोला कि उसको फिक्स्ड कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक इन्वेस्टर को ये समझना चाहिए कि वो कौन सी अवधि का खरीदे और यहाँ क्या इंटरेस्ट रेट उसको मार्केट में मिल रहा है, कितनी यील्ड मिल रही है, जो उसके बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से बेटर हो, वही उसको डिसाइड करना बनता है कि उसको खरीदे या ना खरीदे।
अब जैसे हमने बहुत साइट पर में पाया है, या पिछले अगर हम कुछ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं साल 2 साल के लिए, उसमें कई बारी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स तकरीबन बराबर रहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स का वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो आपको फर्स्ट डिफरेंशिएटर मेरे हिसाब से वही आदमी जो फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता है, उसको ये देखना है कि उसके रिटर्न क्या कूपन का रेट या किसका रेट कितना डिफरेंस आ रहा है। हमने देखा है कि अगर आप बड़ी लंबी अवधि के लिए बात करें जो 5 साल से ऊपर हो जाती है, उनमें जीसेक के रिटर्न्स बहुत अच्छे बेटर होते हैं। तो एक तो आपको कंपेयर करना है फिक्स्ड डिपॉजिट से, क्योंकि उतनी ही आप अपने दिमाग में चल रहे हैं कि मेरे को रेट पता होना चाहिए, मेरे को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको पता होना चाहिए और मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। तो उसके लिए ये जो बनता है वो कंपैरिजन फिक्स्ड डिपॉजिट से ही बनता है। और अगर आपको फिक्स्ड डिपॉजिट से बेटर रिटर्न मिल रहे हैं और आपको दिख रहा है कि जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी होता है कि आप मैच्योर कर सकते हैं और इनको आप बेच सकते हैं, ये गवर्नमेंट डिपॉजिट्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आप आज की डेट में बेच भी सकते हैं ऑनलाइन, तो आपको उस तरफ नहीं देखना, आपको सिर्फ देखना है आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। और हमने ये पाया है कि 1 से 5 साल में तकरीबन बराबर के रिटर्न होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के, बट उससे ऊपर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेटर रिटर्न देती हैं। तो उसके देखते हुए आपको कंपेयर करना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए। चलिए, इसी के साथ एक और योजना जो कि लॉन्च की गई है और जहां पर आपकी तमाम शिकायतों का निपटारा भी होगा, उस पर आ जाते हैं। ओम्बुड्समैन को लेकर जो स्कीम है, अर्नव जी, वो क्या कहती है? लगातार हम देख रहे हैं कि एक लोकपाल बैंकिंग लोकपाल की कमी हमेशा से महसूस होती आई है। जिस तरह से हम शिकायतों का भंडार होता हुआ देख रहे हैं, बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जिस ओम्बुड्समैन स्कीम की बात की गई है, वो कितनी आसानी से और कितने हद तक आपकी बैंकों को लेकर, उनकी सर्विसेज को लेकर जो शिकायतें हैं, उनका निपटारा कर पाएगी? इसके लिए समझने के लिए आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड की जरूरत होगी। तो ये बैकग्राउंड यही है कि आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो कोई भी कंज्यूमर हो तो उनको बैंकों के साथ कई इश्यूज पे शिकायत होती है, फीस हो, चार्जेस हो या कोई ट्रांजैक्शन हो। तो फर्स्ट वे उसे सॉल्व करने के लिए यही है कि आप बैंक के पास जाए, अपनी शिकायत दर्ज करें और देखें कि बैंक क्या करती है। अब इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक या तो कोई जवाब नहीं देती विद इन अ रीजनेबल टाइम, या ये भी होता है कि बैंक जो सॉल्यूशन देती है वो जो ग्राहक है या निवेशक है उसके लिए मान्य नहीं है। तो इस स्थिति में वो एक ओम्बड्समैन के पास जा सकता है। वो एक बाहर की अथॉरिटी होती है जो ये पूरी बात सुनेगा और उस पे एक डिसीजन लेके ये पूरा इश्यू सॉल्व करने की कोशिश करेगा। अब आज की तारीख में क्या है कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम में 3 प्रकार के ओम्बड्समैन। एक है ओम्बड्समैन फॉर बैंक्स, दूसरा है ओम्बड्समैन फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और तीसरा है ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। यानी कि आज की तारीख में अगर आपको ओम्बड्समैन के पास जाना है, आप अपनी बैंक से नाखुश है, उसके आपने आपका क्वेरी सॉल्व नहीं किया है, तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना हो कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और ये कैटेगरी के ओम्बड्समैन के पास आपको जाना है। अब जो नई स्कीम आई है उसमें क्या है कि ये तीनों ओम्बड्समैन एक में मिलाकर एक ही ओम्बड्समैन हो गया। यानी कि आपको अपने बैंकिंग सिस्टम से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से या कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन से कोई भी शिकायत हो बैंक जो आपका सॉल्व नहीं कर रही है और आपको जवाब नहीं दे रही है, तो आप एक ही ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। तो इससे कंफ्यूजन कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि सिंस एक ही अथॉरिटी चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरह से आपकी शिकायतों का निपटारा होने वाला है उसका एक प्रोसेस भी है जो जानना बहुत ज़रूरी है। ऋषि, अगर आप अपने बैंक की सेवाओं से नाखुश है या ऐसी कोई क्वेरी है जो आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही है, उसको कितना समय देने के बाद आप एक ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं? क्या पहले आपको जो दिक्कत है, परेशानी है, बैंकों के साथ सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद ही आप ओम्बड्समैन के पास जा पाएंगे? जी, देखिए
आपको जैसे पहले क्या कि इस स्कीम के बारे में और फिर कहा कि हाँ भाई आपकी दिक्कत है, तो आपको एक पहले मेल करना पड़ता है या अपने बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है, जिसका एक टाइम पीरियड होता है। डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी का डिफरेंट टाइम है। अगर आपका कोई पैसा अकाउंट नहीं खुल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, किसी का 7 दिन है, किसी का 21 दिन है, मोस्टली ये 30 दिन का एक टाइम पीरियड होता है कि जिसमें आपने इन्फॉर्म किया और बैंक की तरफ से आपको कोई रिटर्न नहीं आया, तो आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये बात हुई कि हाँ भाई आपको कब करना चाहिए। देखिए, जब आपको लगता है कि आपका इश्यू है और बैंक आपकी बात सुन ही नहीं रहा है और वो अपना ही आपको अपना आंसर दे रहा है, तो आपको जब भी एक रेप्यूटेड टाइम आपकी क्वेरी के हिसाब से सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उसके आपको सीधा उस स्कीम के तहत आरबीआई को लॉग इन करके ये अपना ईमेल कर देना चाहिए। दूसरी चीज ये रही कि आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं, तो आपको पूरे तथ्य आपके अपने सामने होने चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। क्योंकि जब आप आरबीआई को ये कंप्लेंट करेंगे, तो वो भी आपकी कंप्लेंट को समझने की कोशिश करेंगे और वो फिर आगे बैंक से मांगेंगे। और जब वो बैंक्स में आज की डेट में आरबीआई बहुत फाइन्स भी लगाता है कि आपकी कितनी आपकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो बैंक आपको रिप्लाई करते हैं। तो आपको फर्स्ट ये होना चाहिए कि आपने जब बैंक को बोला, तो आपको उनको अपना दिक्कत बड़े आसानी से समझानी चाहिए, ताकि वो भी आपको रिप्लाई कर सके। अगर वो नहीं समझा पा रहे हैं, तो अब जाके आप आरबीआई में 30 दिन के बाद कंप्लेंट कर सकते हैं। अब जो ये स्कीम वाली बात है कि हाँ भाई इसमें 3 तरह की, जैसे 3 चीजों की बात करी कि इंटीग्रेटेड किया गया है। आम आदमी ये नहीं समझता कि प्रॉब्लम उसको उसके बैंक से है, या उसने जो यूपीआई की पेमेंट करी बैंक लिंक की प्रॉब्लम है, या उसका कोई तीसरा प्रॉब्लम है। अगर उसको ये समझ में, तो वो कहीं ना कहीं ढूंढता रहता है कि एनबीएफसी है। अब एक आम आदमी ये भी नहीं समझता कि डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी क्या है और एक बैंक क्या है। तो उसके लिए एक ही जगह पे जाके लॉगिन करना, एक ईमेल करना और एक फोन पे कॉल सेंटर पे कॉल करना एक बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा, ताकि उसकी यहाँ आवाज पर सुनी ये जाए। उठता है कि क्या गारंटी है कि ओम्बुड्समैन के पास जाके मुझे मेरी समस्या का हल मिलेगा? अर्णव जी, नहीं, ऐसे गारंटी कुछ नहीं है कि आपका समस्या क्या हल मिलेगा, लेकिन आपके पास केसेस को एक वो रिजेक्ट आउटसाइड भी कर अथॉरिटी सकते हैं, क्योंकि अगर आपको हल नहीं मिलेगा तो ऐसे कई सारे केसेस होंगे जो उनके दायरे में आते हैं, जो वो एक्सेप्ट भी करेंगे, वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसको लेके क्या क्राइटेरिया है और क्या डिटेलिंग सामने आई है? नहीं, तो देखिए, आपको इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक आउटसाइड पार्टी को आप अपना केस पूरी तरह से बता दें। अभी जबकि इन द फर्स्ट इंस्टेंस क्या होता है कि जब आप बैंक को कंप्लेन करते हैं, तो बैंक के विरुद्ध ही आप बैंक को कंप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कई इश्यूज में बैंक आपको सुने नहीं, या आपकी कंप्लेन को ध्यान में न ले। तो इसीलिए जब आउटसाइड पार्टी आती है, तब आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप ओम्बुड्समैन के पास जाते हैं, तो पूरा जो मैटर है उसके बारे में सभी प्रकार के डिटेल्स और जो जरूरत के प्रूफ होते हैं, वो उसके साथ अगर आप अपना कंप्लेन उनको फॉरवर्ड करें, तब उसका हल होने का चांसेस बढ़ जाता है। आपको तो यही करना है कि आपकी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप दे दे, ताकि ओम्बुड्समैन को पूरा आइडिया आ जाए कि मैटर क्या है और उस हिसाब से वो डिसीजन दे सके। अब डिसीजन फाइनली आपके फेवर में आता है या बैंक के फेवर में, ये पहले से कहना संभव नहीं है, लेकिन आपकी हिसाब से अगर आप सही हैं, तो अपने पक्ष में आप सभी प्रूफ और सभी डिटेल्स देंगे, तो चांसेस यही है कि आपका मैटर जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर 2 तरह की योजनाओं पर हमने बात की है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। और एक स्कीम के जरिए आप सीधा सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, और बॉन्ड्स को खरीदने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म का इंतजार था सरकारी बॉन्ड को खरीदने के लिए, वो आ गया है और उसकी तमाम पेचीदगियां हमने आपको समझाई है। इसके अलावा बैंकिंग सर्विसेज से अगर आप नाखुश या शिकायत करना चाहते हैं, तो लोकपाल आपके लिए बना दिया गया है, जहां पर आप ऑनलाइन ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मनी मंत्रा में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार शुरू करेंगे सवालों का सिलसिला। बता दें आपको, शो लाइव है ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी, तो आपके सवाल हम शो में शामिल भी कर सकते हैं। अपना सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं मनी मंत्र और अब अगले आधे घंटे हम फोकस करेंगे आपके सवालों पर। ऋषि मेहरा, अर्नव पंड्या मेरे दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं और आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल व्हाट्सएप करें, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर हम लाइव हैं इस वक्त, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए, अभय प्रताप सिंह हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। गुड इवनिंग अभय, कैसे हैं आप? कुछ बताएं अपने बारे में, कहाँ के रहने वाले हैं? गुड इवनिंग कविता जी, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरा सवाल है कि मैं अपने 1 साल के बच्चे के इन्वेस्टमेंट प्लान जानना चाहता हूँ, कहाँ पे निवेश करूँ, कि उसके एजुकेशन के लिए बेसिकली करना चाहता हूँ। अभी 1 साल का है तो 3 साल के बाद मुझे लगभग 3 से 4 लाख की जरूरत पड़ेगी और फिर उसके हायर एजुकेशन के लिए 18 साल के बाद 80 लाख से 1 करोड़ तक की जरूरत पड़ेगी। तो अभी 10,000 की क्षमता है मेरी निवेश करने की, तो कहाँ निवेश करें और क्या 10,000 से भी ज्यादा निवेश करने की जरूरत पड़ेगी, ये जानकारी चाहता हूँ। चलिए बताते हैं आपको कहाँ और कैसे निवेश करना चाहिए। तो ऋषि, आपके पास आऊंगी मैं। 2 गोल्स हैं। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं 3 साल के बाद इनको 3 से 4 लाख रुपए लगेंगे और उसके बाद 18 साल के बाद इनको लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और दोनों ही लक्ष्य इनके बेटे के बेहतर भविष्य के लिए, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिहाज से ही है। तो सबसे पहले 3 साल का लक्ष्य, अभी तो फिलहाल ये कह रहे हैं 10,000 रुपए निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा भी करना हो तो कितना ज्यादा करना होगा? और 3 साल की अगर मैं बात करूं, ये तो लगभग छोटी अवधि ही हम इसको गिनेंगे, ऐसे में ये ज्यादा रिस्क तो नहीं ही ले सकते। लेकिन किस तरह से 10,000 के अंदर ही ये निवेश करें, ये आपको लगता है कि इनको ज्यादा निवेश करना होगा और एकमात्र विकल्प जो इनके पास है वो डेट का है, या ये बैलेंस अप्रोच इक्विटी के तहत भी अपना सकते हैं? हाँ जी, देखिए, इनको ये दोनों जो जरूरतें हैं अलग ट्रीट करनी पड़ेगी। एक इनको 3 साल में पैसे चाहिए और एक इनको 18 साल में पैसे चाहिए। 3 साल में 3 लाख अगर इनको चाहिए तो ये अगर थोड़ा अलग इन्वेस्टमेंट कर सके या थोड़ा निवेश बढ़ा सके और उस गोल के हिसाब से कर सके इन 3 सालों में, क्योंकि अगर ये 3 साल में इन्वेस्टमेंट आज शुरू भी करते हैं तो अगर 10,000 दे रहे हैं तो 1,20,000 करके 3,60,000 ही इन्वेस्ट कर पाते हैं 3 साल में। और अगर हम 12-13% की रिटर्न की बात करें तो 3 साल के बाद अगर जो इनकी रिटर्न्स होंगी और अगर ये उससे लिए डेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि तो ये इनकी रिटर्न का एवरेज रिटर्न 8 से 9 या 10% ही आएगा। तो ये इनका 3 लाख वहीं खत्म हो जाएगा जब ये 3 लाख रुपए निकाल लेंगे और उनका 1,00,000 सवा लाख रुपए ही एक्स्ट्रा बचा हुआ होगा और फिर उसको उसके बाद इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये अभी नहीं कर सकते हैं तो इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि हर 2 साल के बाद ये थोड़ा पैसा बढ़ा दें और उसके बेसिस पे कर पाए। अब जो इन्होंने बात करी कि दूसरे गोल के लिए अगर उसमें ये 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए या 18 साल के लिए 10,000 भी करते हैं तो वो गोल अचीव हो जाता है। बट पहले वाला गोल अचीव करने के लिए इनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। उसमें अगर इनको वो देखना है तो थोड़े डेट फंड में 50%। तो मुझे बताएं कि 10,000 से कितना ज्यादा निवेश करना पड़ेगा पहले लक्ष्य के लिए जो कि 3 साल के बाद आ रहा है, और किस तरह का डेट विकल्प आप इनको रेकमेंड कर रहे हैं? हाँ, तो मैं ये कहूंगा कि इनको 7 से 8,000 रुपए और इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर यहाँ पे पहुंचना है 3 लाख निकालने के लिए, और वो 7 से 8,000 इनको डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी का 10,000 ये 3 इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इनको लॉन्ग टर्म 12 से 14% का रिटर्न दे करना होगा ऋषि? तो इनको वो हो जाएगा, 1 करोड़ का टारगेट हो जाएगा। नहीं, 7 से 8,000 रुपए जो 3 साल के लिए डेट फंड में करने हैं, किस तरह के डेट फंड होंगे? ये कौन से होंगे, क्या नाम होंगे? हाँ, इनके डेट फंड्स में ये किसी भी जैसे आईसीआईसीआई का डेट फंड कर सकते हैं, 2 ही स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करके इनको रिटर्न्स मिल जाएंगे। मैं डेट फंड्स में या गवर्नमेंट, आपने क्या नाम कहा? नाम मिस हो गया मुझसे। आईसीआईसीआई डेट फंड। नहीं, मुझे अभी भी आवाज नहीं आई। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेट फंड भी कर सकते हैं। आपके नेटवर्क में दिक्कत हो रही है, आप एक बार फिर से डेट फंड का नाम बताएंगे? वो मेरे पास है नहीं, दरअसल मैं ग्राफिक्स में भी नहीं बना पाई हूँ। हाँ जी, तो मैं ये कहूंगा कि अगर ये आईडीएफसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड भी कर सकते हैं एक, और एक आईसीआईसीआई का भी फंड कर पाते हैं। मेरे कुछ नेटवर्क में इश्यू हो पा रहा है शायद। में कौन सा है? आईडीएफसी ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड में भी कर सकते हैं। हाँ, आईसीआईसीआई और आईसीआईसीआई डेट फंड में कर सकते हैं। और इक्विटी में? इक्विटी में मैं इनको सलाह दूंगा कि एक्सिस ब्लू चिप में कर सकते हैं, एसबीआई स्मॉल
कैप में कर सकते हैं और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में कर सकते हैं। और इक्विटी में आप इनको, जो इनका 18 साल का लक्ष्य है, उसके लिए रेकमेंड कर रहे हैं ये 3 फंड्स? हाँ जी। देखिए, मैं इनको दोनों अलग-अलग रखने को कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये दूसरा वाला ज़्यादा टारगेट अग्रेसिव नहीं हो जाएगी? आप इनको एक इमर्जिंग ब्लू चिप दे रहे हैं, स्मॉल कैप दे रहे हैं और एक एक्सिस ब्लू चिप दे रहे हैं जो फिलहाल परफॉर्म भी नहीं कर रहा। तो इसकी जगह आप मेरे एसेट लार्ज कैप रेकमेंड नहीं करेंगे इनको, और कुछ फोकस्ड रणनीति अगर आप देना चाहें? देखिए, आज की डेट में जब मार्केट एक बिल्कुल हाई लेवल पे है और आप एक 15 साल के लिए 18 साल के लिए फंड्स कर रहे हैं, तो आपको इतना अगर अगर इनको एक ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है और रिटर्न्स चाहिए, तो मैं नहीं कहता कि इनको 2 या 3 साल में देखना चाहिए कि ये ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है। अगर लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बनता है और इनको रिटर्न्स आ सकते हैं। अर्नव जी, डेट में कोई और रेकमेंड करेंगे आप फंड? डेट में ऑप्शन आपके पास है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स का, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन का चांसेस हाई है और इससे शायद अगले साल में आपको थोड़ा यील्ड्स ऊपर जाते हुए देखे। तो मेरे हिसाब से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स एक अच्छी कैटेगरी है जहां पर आपका रिस्क भी कम होगा और आपको थोड़ा रिटर्न भी मिलेगा। तो इसमें आईसीआईसीआई का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड, एचडीएफसी का अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड, ये दो अच्छे फंड है। चलिए, अभी उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आ गया हो। अगर आप फंड्स के नाम नहीं नोट कर पाए हो तो ये जो शो है YouTube पर भी जाता है, आप देख सकते हैं। अगली दर्शक हमारे साथ हैं प्रगति बाजपेयी। प्रगति, हाय, गुड इवनिंग। कुछ बताएं अपने बारे में, क्या करती हैं, क्या उम्र है और क्या गोल्स हैं लाइफ के? कविता, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट मैं बहुत दिनों से तो नहीं, लेकिन पिछले 5-6 सालों से तो आपको सीएनबीसी पे और अब यहाँ पे देख रही हूँ, एंड आई एम रियली ग्रेट फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो जिस तरह मच। से आप लोगों को एडवाइस करती हैं, दैट्स रियली कमेंडेबल। एंड मैं मीडिया प्रोफेशनल हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो मार्केटिंग में है। मेरा सवाल ये है कि हम लोगों ने रिसेंटली ही अभी कुछ दिनों पहले ही शादी की है, बट वी वांट टू बाय अ होम। Yes, हम अगले 2 साल के अंदर अपना घर खरीदना चाह रहे हैं। दैट्स आवर बेसिक नीड। लाइक अभी हमें जो फाइनेंशियल गोल अपना पूरा करना है वो हम यही चाहते हैं। और हम दोनों की, मैं अलग अलग इनकम आपको नहीं बताऊंगी, हम दोनों की इनकम मिलाकर के लगभग 2 लाख रुपए है और हम मंथली कुछ 60 से 80 हजार रुपए तक सेव कर पाते हैं। तो आई वांट टू नो कि अगले 2 सालों में, जबकि हमने अभी जिंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट किया है, तो क्या घर खरीदना सही फैसला होगा या हमें थोड़ा रुक कर करना चाहिए? और दूसरी बात, आप जो भी एडवाइस करें, अगले 2 सालों तक तो फिलहाल मेरा कोई प्लान है नहीं ऐसा घर खरीदने का, 2 साल के बाद है। तो मैं चाहती हूँ कि 2 सालों तक जो मैंने आपको बताया कि मेरी सेविंग हो रही है, इसको मैं किस तरह से लगाऊं, किस तरह से इन्वेस्ट करूं, सो दैट जब मैं घर खरीदने का प्लान करूं तो उस टाइम पे मैं उस इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकूं। प्रगति, मुझे ये बताएं कि अब तक आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेके सिचुएशन क्या है? कविता, मैं बताऊं तो मैं स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ 15 लाख का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है और 25 लाख रुपए तक के एफडीज में है। इसके अलावा मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी होगी जो कि कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और दैट्स इट। ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है। इसके सिवाय मतलब जरूरत पड़े, हम मान के चल रहे हैं कि हमें 75, आज की डेट में अगर मैं घर खरीदती हूँ तो मेरा 75 लाख तक का बजट है कि मुझे 3 BHK 75 लाख में, दिल्ली एनसीआर की मैं बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुंबई, तो दिल्ली एनसीआर में खरीदने का प्लान है। उस हिसाब से आप मुझे बताएं। क्या घर नहीं खरीदना भी एक ऑप्शन हो सकता है अगर आपको हम ये रेकमेंड करें, या आपको लगता है कि अभी नहीं लेकिन 2 साल के बाद घर खरीदना ही है और हम उस घर में रहेंगे, ना कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से, कंजम्पशन पर्पज से आप घर खरीदना चाहती हैं? डेफिनेटली हमारे पास ये वाला भी एक ऑप्शन है, बट हम चाहते हैं कि अगर हम घर नहीं खरीद रहे हैं तो उससे बेटर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सके कि व्हेनेवर, चाहे वो 5 साल के बाद हो, चाहे 10 साल के बाद हो, हम जब घर खरीदें तो हमारे पास पैसा रेडी टू मनी में होना चाहिए, हमें किसी से फिर उस वक्त में लोन वगैरह की जरूरत ना पड़े। चलिए, बहुत बढ़िया। आपके ज़िंदगी के नए सफ़र में किस तरह से आपको अपने आशियाने का सपना पूरा करना चाहिए, अर्नव जी इसमें आपकी सहायता करेंगे। तो अर्नव जी, सबसे पहले तो क्या प्रगति को घर खरीदना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से इनका जो पूरा प्लान है वो बहुत क्लियर है, इन द सेंस कि इनको एक घर खरीदना है जिसकी वैल्यू इनको पता है। तो मान लीजिए कि हम 75 लाख लेके चलते हैं कि 75 लाख का आपको घर खरीदना है। आज की तारीख नहीं है, लेकिन आज से 2 साल बाद है।
तो आपको प्लानिंग में ये ध्यान रखना है कि जब आप ये घर खरीदे तो ऑब्वियस एक चीज है कि आप इसके लिए इसको आपको लोन लेना पड़ेगा। अब बात यह है कि आप कितना लोन लोगे, क्योंकि लोन का अमाउंट विल डिटरमाइन कि आपका ईएमआई क्या होगा, और ईएमआई के हिसाब से ये डिटरमाइन होगा कि आपके पास क्या कोई दूसरा सेविंग्स बचेगा जो आप निवेश कर सकते हैं। क्योंकि आपका एक ही गोल नहीं है, घर के अलावा इनके पास एडिशनल गोल्स भी होंगे रिटायरमेंट के या आगे जाके कोई दूसरे एक्सपेंसेस के, तो उसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर 75 लाख का इनके पास उनका टारगेट है, तो इनको अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंशियल सिचुएशन जो उन्होंने दर्शाई है कि कितना सेविंग्स कर सकते हैं, तो उसमें से उनका ईएमआई 40,000 से बड़े नहीं, उस प्रकार का उनको लोन लेना चाहिए। यानी कि 75 लाख में से इनको मैक्सिमम 50 लाख तक का लोन लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो 50 लाख का लोन 20 साल के लिए एट अराउंड 7%, आपको अराउंड 40,000 का ईएमआई आएगा। तो 50 लाख से ज्यादा की लोन लेने की उनको जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि उनको जो बाकी के 25 लाख है वो अपने सेविंग्स के डाउन पेमेंट के हिसाब से करने होंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर लेके उनको आगे बढ़ना है। अब उनके लिए 2 साल में ये 25 लाख कहां से आएंगे, तो उसके लिए 2 विकल्प है। एक तो ये है कि उनके जो एग्जिस्टिंग दूसरे इन्वेस्टमेंट्स है वहां से निकाले। दूसरी बात
इन्वेस्ट करके 12 से 14% की रिटर्न के हिसाब से इनको ये 1 करोड़ हो सकता है। अगर ये 2 करोड़ की बात कर रहे हैं तो इनको ये अमाउंट डबल करनी पड़ेगी, 24,000 रुपए करनी पड़ेगी, तभी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनको उस फंक्शन पे डिपेंड करके 2 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म फंड्स की बात कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म फंड्स में आप इन्वेस्ट इसी तरह से मैं कह पाऊंगा कि इनको भी आज की डेट में अगर ये मेरे एसेट लार्ज कैप फंड और एक्सिस ब्लू चिप फंड कर लें और एक मिड कैप फंड कर लें तो ये रहेगा। अगर ये मिड कैप फंड नहीं तो स्मॉल कैप फंड, उसकी जगह एक एसबीआई स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, तो इनके लिए उतने दौरान पे ये इन्वेस्टमेंट सही रहेगी। चलिए, शो का आखिरी सवाल होगा शशांक का, और यहाँ पर बिट्टू को भी आप कोई फंड्स रेकमेंड करेंगे अर्नव जी? अगर उनको ये फंड्स सिलेक्ट करने हैं तो जैसे कि हमने कहा कि एक ओवरऑल एक्सपोजर लेना चाहिए, लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में, मिड कैप में। तो क्योंकि ऑलरेडी लार्ज और मिड कैप फंड्स के बारे में बता दिया गया है, तो फ्लेक्सी कैप भी एक एडिशन हो सकता है इनके लिए। और फ्लेक्सी कैप में भी इनके पास चॉइसेस है। कैनरा रेबोको का फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा है, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है, तो ये दो आप कर सकते हैं। शशांक का सवाल है ये कि म्यूचुअल फंड्स में जो डिविडेंड से कमाई होती है, क्या उसको म्यूचुअल फंड में ही हमें निवेश कर देना चाहिए, या म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो उन्हें बांटकर ही हम तक डिविडेंड पहुंचाते हैं? तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स में दिए गए या जो डिविडेंड्स हमें मिलते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, और क्या उनको वापस से निवेश किया जा सकता है फंड्स में? ये इनका सवाल है ऋषि। हाँ जी, देखिए म्यूचुअल फंड जब आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपको 2 ऑप्शन मिलती है कि आपको डिविडेंड पे आउट चाहिए या आपको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट करना है। डिविडेंड पे आउट का स्ट्रक्चर में आपको क्या डिफाइंड होता है कि आपको जब भी वो फिक्स सिनारियो है, आपके अकाउंट में अपने आप डिविडेंड जो भी वो डिक्लेयर करेगा आपके अकाउंट में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाएगा। री इन्वेस्टमेंट में जो आपको डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं वो आपको उसी डेट पे जो उनका स्कीम के रेट होते हैं उसमें री इन्वेस्ट कर लेते हैं। देखिए, अगर आप जब लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आपको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट के हिसाब री इन्वेस्टमेंट ही बेटर रहता है, क्योंकि आपकी रिटर्न्स अच्छी बनी रहती हैं। बट अगर आपको कुछ मंथली इनकम चाहिए, जो आपको कुछ खर्चों के लिए चाहिए या उसका फंक्शन चाहिए, तो आप डिविडेंड पे आउट की स्कीम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको रिटर्न्स के हिसाब से देखना है और कहना है कि एक स्ट्रक्चरली री इन्वेस्टमेंट ही ज्यादा बेटर ऑप्शन रहती है। चलिए, अभी लेकिन किसी को अगर म्यूचुअल फंड खरीदना ही हो तो किस तरह का प्लान लेना चाहिए, ग्रोथ प्लान, और किस तरह के निवेशकों को डिविडेंड प्लान लेना चाहिए अर्नव जी? अगर आज की तारीख में लेना है, देखिए पहले क्या था कि डिविडेंड टैक्स फ्री था, तो जिनको पे आउट चाहिए था वो डिविडेंड प्लान ले सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो टॉप ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए डिविडेंड प्लान लेना एक बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उनका जो डिविडेंड है वो हायर रेट पे टैक्स होगा। तो अगर वो ग्रोथ प्लान लेते हैं तो उनका जो भी ग्रोथ होगा यानी कि कैपिटल गेन होगा 1 साल के बाद, वो सीधा 10% में चला जाएगा। तो अपना टैक्स स्लैब देखिए, आपकी कितनी इनकम है वो देखिए, आपको कितना कैश पे आउट चाहिए वो देखिए, और उस हिसाब से आप चूज कीजिए। लेकिन 1 साल के बाद क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% है, तो अगर आप उसे ग्रोथ प्लान में अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें तो वो एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें आपका टैक्स थोड़ा कम आएगा। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ हमने तमाम सभी दर्शकों के जितने भी एटलीस्ट हमारे पास आए थे उन सभी के सवालों को शो में शामिल किया है। और बहुत बहुत शुक्रिया अर्नव जी आपका, ऋषि आपका, समय निकालकर दर्शकों को उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए गाइड करने में। और इसी के साथ मनी मंत्रा में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन देखिए अपना सवाल जो है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है हम तक पहुँचने का, अपने सवाल व्हाट्सएप करें और हमारी जो टीम है वो एक एक सवाल पढ़कर शो में शामिल करती है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और जब भी सवाल भेजें अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दें। नमस्कार।